नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और इससे जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नई दिल्ली में शुरू। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ये मंच युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में शुरू। मेले में लगभग 35 देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। ईरान में जारी देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच विश्व नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई की निंदा की। और विमेंस प्रीमियर लीग में आज नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर आज शाम गुजरात पहुंचेंगे। वे इस दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सोमनाथ मंदिर की शाश्वत भावना का उत्सव मनाने के लिए 4 दिवसीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व गुरुवार को गिर सोमनाथ जिले के तटीय शहर वेरावल में शुरू हुआ। ये पर्व 1026 में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष और स्वतंत्रता के बाद 1951 में मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पवित्र क्षेत्र प्रभास पाटन पूरी तरह तैयार है। पवित्र नगरी प्रभास पाटन आज पूरी तरह से भक्तिमय और दिव्य वातावरण में डूबी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक उत्सव का साक्षी बनने के लिए राज्य और देश भर में से लाखों श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच चुके हैं। शहर में प्रमुख साधु संतों के नेतृत्व में एक भव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई थी। आज शाम यहाँ पहुँचने पर प्रधानमंत्री हजारों ऋषि कुमारों द्वारा किए जा रहे 72 घंटे के अखंड ओंकार मंत्र जाप में शामिल होंगे। इसके बाद वे मंदिर परिसर में एक शानदार ड्रोन शो भी देखेंगे, जिसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से 3000 ड्रोन के द्वारा सोमनाथ मंदिर के बार बार पुनर्निर्माण और उसके गौरवशाली उत्थान की गाथा को दर्शाया जाएगा। राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए भव्य लाइटिंग और बेहतरीन सुविधाओं सहित व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की है। यह स्वाभिमान पर्व मंदिर की रक्षा के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों की याद दिलाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक चेतना को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। सोमनाथ से राजेश भजगोतर के साथ अहमदाबाद से मैं अपर्णा खोन। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका है। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि ये संवाद युवा नेतृत्व को प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासन, सतत और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों के समाधान के लिए प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये डायलॉग 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को पहचानने की एक प्रक्रिया है। ऐसे हमारे टैलेंटेड युवाओं को आइडेंटिफाई करना, उसकी लीडरशिप के संस्कार को नर्चर करना और उसको लीडर बनाना। दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग ये देश के यंग लीडर तैयार करने की प्रोसेस है। दोस्तों, ये प्रोसेस का आप हिस्सा बने हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। यंग लीडर्स डायलॉग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मंच राष्ट्र निर्माण में युवाओं को सक्रियता से शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं से भविष्य में विकसित भारत का नेतृत्व करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का आह्वान किया। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करना, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवा एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की प्रेरक शक्ति हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश के युवाओं से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति असाधारण उत्साह और अद्वितीय जोश से प्रेरित होकर राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री सोमवार को नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 आज राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो गया। 9 दिवसीय इस मेले में 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। श्री प्रधान ने कहा कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक हैं जो पीढ़ियों को जोड़ने के साथ ही सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं। उन्होंने विश्व पुस्तक मेले को देश की पठन संस्कृति का सबसे बड़ा सार्वजनिक उत्सव बताया। पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा ये दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है। 20 लाख से अधिक पाठकों का और 50 से प्लस देशों की भागीदारी वाला ये आज विश्व का सबसे बड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर पुस्तक मेला हो चुका है, जो लेखक, प्रकाशक और पाठकों का सीधा संवाद और सहभागिता का एक अनूठा मंच पर एक साथ लाने का प्रयास किया है। इस वर्ष नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75। इस वर्ष थीम पवेलियन मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसमें सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की जा रही हैं और 100 से अधिक थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुस्तक मेला 18 जनवरी तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर बल दिया है कि देश के वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए आत्मनिर्भरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने आज जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित माहेश्वरी समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वदेशी उत्पादों के उपयोग से देश आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेगा। उन्होंने मातृभाषा को बढ़ावा देने के महत्व पर भी बल दिया। भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आनुवंशिक और दुर्लभ रोगों से निपटने में शीघ्र निदान और किफायती उपचार प्रमुख चुनौतियां हैं। डॉक्टर सिंह हैदराबाद में राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र, कौशल विकास और स्वास्थ्य अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी में आणविक प्रगति तक पहुंच समर्थ की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समर्थ केंद्र फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग में प्रमुख कौशल कमियों को दूर करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि वकीलों को आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए, क्योंकि अपराध की बदलती प्रकृति के कारण न्यायपालिका में इन तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश कल हरियाणा के हाँसी में स्थानीय न्यायिक परिसर में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह में न्यायिक अधिकारियों और वकीलों को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आईपैक के कार्यालय और आवास पर तलाशी अभियान के दौरान की गई बाधा के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय से तत्काल राहत न मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय सर्वोच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा दी है। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय आज मामला दर्ज करा सकता है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रतन यू केलकर ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में ईरोनेट प्रणाली अब चालू हो गई है। इससे प्रवासी भारतीय मतदाताओं को सुनवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से प्रवासी भारतीय मतदाता सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना ही दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
सरकार ने अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के भीतर समस्याओं के कारण खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस और नियामक अनुमोदन रोक दिए गए। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि FSSAI पूरी तरह से कार्यरत है और देश भर में खाद्य सुरक्षा विनियमन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं बिना किसी बाधा के जारी हैं। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी से 2 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार गुजरात के अपने दौरे में श्री मर्ज साबरमती आश्रम जाएंगे, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। श्री मर्ज महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ईरान में जारी प्रदर्शनों के बीच विश्व नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में ईरान के नागरिकों के साहस की सराहना की और वहां की सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल बंद करने तथा शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का सम्मान करने की अपील की है। देश के कई प्रांतों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ईरान में देश के सर्वोच्च नेता के देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बीच आज भी इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद रहा। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारियों ने हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा की। एक रिपोर्ट। ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने लोगों से प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया है और सशस्त्र बलों से जनता की सुरक्षा करने का आह्वान किया है। रजा पहलवी ने स्वयं को लोकतांत्रिक परिवर्तन के संभावित सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किया। उनके हालिया बयानों में सत्ता परिवर्तन, धर्मनिरपेक्ष सरकार के समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील पर जोर दिया गया है। 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शन अब ईरान की धार्मिक सत्ता के लिए एक चुनौती में तब्दील हो गए हैं। प्रदर्शनकारी सीमित सुधारों के बजाय आमूल-चूल राजनीतिक परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। पश्चिमी देशों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा की है, जबकि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि विदेशी ताकतें देश को अस्थिर करने के लिए अशांति फैला रही हैं। इससे एक तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया है और इंटरनेट पर प्रतिबंध के कारण ईरान से सूचनाओं का प्रवाह सीमित हो गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। दुनिया भर में आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत हुई थी। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 4 करोड़ से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाना है। और अब खेल खबरें। विमेंस प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। ये मैच नवी मुंबई में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। कल खेले गए एक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हराया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और इससे जुड़े प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नई दिल्ली में शुरू। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ये मंच युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में शुरू। मेले में लगभग 35 देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। ईरान में जारी देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच विश्व नेताओं ने प्रदर्शनकारियों पर की जा रही हिंसक कार्रवाई की निंदा की। और विमेंस प्रीमियर लीग में आज नवी मुंबई में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।